हम विज्ञान में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। साइंस की इस क्लास में कल हमने आपको 6th क्लास की क्या थी करमवीर? एनसीईआरटी। वेरी गुड। फुल फॉर्म क्या रहता है इसका? क्या बात है यार, कमाल करते हैं। एनसीईआरटी पता लगा लेना फुल फॉर्म। एनसीईआरटी 6th क्लास की हमने कवर की, जिसमें हम फिज़िक्स के टॉपिक कवर कर रहे हैं। हमारा पहला चैप्टर यानी कि बुक का 10वां चैप्टर कंप्लीट हुआ, जिसका नाम था मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। वेरी गुड। और हमारा दूसरा चैप्टर यानी कि किताब का 11th चैप्टर, जिसका नाम है लाइट शैडो रिफ्लेक्शन, हमने अच्छे से डिटेल में कल कवर कर दिया। आज उसे कुछ प्रश्नोत्तरों के भाव से समझेंगे, क्वेश्चन आंसर के मीनिंग से समझने की कोशिश करेंगे। हैप्पी बर्थडे नवनीत, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, ना हम सेलिब्रिटी हैं ना हमारे उतने फॉलोअर हैं, फिर भी चलिए। तो देखिए आज हम उन्हें क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में करेंगे। पहला क्वेश्चन बेटा माया, क्वेश्चन है कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड गिव अ सर्कुलर शैडो इफ हेल्ड इन वन वे एंड अ रेक्टेंगुलर शैडो इफ हेल्ड इन अनदर वे। यस, आंसर तो आपने सोच लिया होगा, बड़ी देर से हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है। जैसे कौन सा पाइप? सिलेंड्रिकल पाइप। देखिए ये मार्कर ही है, ज़्यादा दूर तक मत जाया करो, आसपास चीज़ें ढूंढा करो, अगल बगल में हाथ मार लिया करो, वहीं मिल जाएगा माल। देखो इस पाइप को अगर हम देखें, इसे इस दिशा से अगर हम अनरीथ शैडो डालेंगे तो ये क्या दिखेगा? नॉर्थ, सर्कुलर है। बट ऑब्वियस ही बात है, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ तुम लोगों से। मुझे पता है छोटे छोटे सवालों के तुम जवाब नहीं देना चाहते, बट ऐसे छोटे छोटे देशों में बड़ी बड़ी बातें तो होती रहती हैं, है कि नहीं? तो ये सर्कुलर ही दिखेगा बोर्ड पे। कैसे देखा करण? और अगर मैं इसे ऐसे दिखाऊं तो ये रेक्टेंगुलर इमेज ले लेगा। आप इसकी परछाई बना लेना। परछाई में एक समस्या रहती है पलक, डेप्थ नहीं दिखती। क्या नहीं दिखती? डेप्थ नहीं दिखती। ये थोड़ी समस्या रहती है, लेकिन डेप्थ दिखाना चाहो फिर दिख भी जाती है, उसका तरीका रहता है, अदरवाइज़ मुश्किल है। तो इसलिए डेप्थ नहीं दिखेगी तो ऐसे गोले गोले नहीं दिखेंगे, इसके ये गोलाई नहीं दिखेगी, आपको सिंपली एक ये रेक्टेंगुलर फॉर्म दिखेगी। तो अगर कोई सिलेंड्रिकल बॉडी है, कोई भी इस तरह की बॉडी है, आप इसका एक साइड दिखाएंगे तो सर्कल दिखेगा, इसी का ये साइड दिखा देंगे तो आपको रेक्टेंगल दिखना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आप एक ही ऑब्जेक्ट के साथ दो तरह की शेडो बना सकते हैं, एक सर्कुलर एक रेक्टेंगुलर। आप ऐसे एक्सपेरिमेंट और चीज़ों पे भी कर सकते हैं। ओके, उसका रीज़न ये था, इसे समझने की ज़रूरत थी हमें, ध्यान से समझिए कि हमने क्या देखा था, हमने क्या समझा था। हमने समझा था कि लाइट स्ट्रेट पाथ में प्रोपगेट करती है, जिसे हम ट्रैवल कह रहे थे, वो स्ट्रेट पाथ में करती है। ऐसे में हम ये मानते हैं कि जब लाइट इस ऑब्जेक्ट पर फॉल की तो जो लाइट इसने आगे नहीं जाने दी, ये एक ओपेक बॉडी, जो लाइट इसने आगे नहीं जाने दी, उतना हिस्सा डार्क कास्ट हो गया पीछे की स्क्रीन पे, तो शेडो कास्ट हो गई, जिसे मैं बार बार डार्क रीजन कह रहा हूँ। तो क्योंकि जितनी लाइट इसने ऑब्स्ट्रक्ट कर ली उतना पीछे डार्क शेडो कास्ट हो गया, तो शेडो बन गया। अब ऐसे में अगर हम ध्यान दें तो लाइट जब इस तरह से आएगी तो जो इसका जितना हिस्सा एज अ स्क्रीन लाइट को कन्फ्रंट कर पाएगा, ये उतने ही हिस्से को पीछे जाने से रोक पाएगा ना। लेकिन जहाँ पर इसके कर्व्स आ जाते हैं वहाँ पर तो लाइट इस तरह से आगे निकल जाएगी। समझ आ रही बात? जहाँ पर इसके कर्व्स आ जाते हैं वहाँ पर तो लाइट आगे निकल जाएगी। तो इसलिए ये जो हिस्सा है, ये जहाँ पर ये एज अ स्क्रीन काम कर रहा है, यहाँ पर लाइट फॉल करेगी, टकरा करके ऊपर चली जाएगी। यहाँ पर लाइट फॉल करेगी, रिफ्लेक्ट बैक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसके थोड़े ऊपर तो सीधी चली जाएगी। एग्जैक्ट जो फ्रंट रीजन लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर दे रहा है प्रॉपर, उसके ही पीछे डार्क स्पेस क्रिएट होगा। इसलिए परछाई में इसके ये कर्व्स नहीं आएंगे। परछाई में हमें एक प्लेट ही नज़र आएगी रेक्टेंगुलर, हमें ऐसी सी शेप ही नज़र आएगी परछाई में। जो कर्व्स हैं वो हमें नहीं दिखेंगे, क्योंकि इसकी जो स्क्रीन है जिसने लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर लिया, वो वही होगी जो फ्रंट फेसिंग स्क्रीन के तौर पर काम कर रहा हिस्सा है इसकी पूरी बॉडी का, तो वैसी ही शेडो कास्ट होगी। इसके लिए रेक्टेंगुलर शेप वहाँ पर समझ आ रही है हमें।
इसी तरह से जब इसकी सर्कुलर शेप ने लाइट ऑब्स्ट्रक्ट कर दी तो बिल्कुल पूरे सर्कल एकदम स्ट्रेट है ना, प्लेट की तरह, डिस्क की तरह, तो उसने लाइट ऑब्स्ट्रक्ट कर दी है तो फिर सर्कल बन जाएगा पूरा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखें तो उसके किसी भी एज पे ऐसा कोई सर्कुलर एस्पेक्ट तो नज़र नहीं आ रहा है, वो तो पूरा डिस्क की तरह है, तो उसने पूरे ने ही लाइट के बीम्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो अपर रीजन सर्कुलर हो रहा है, कर्व, नीचे का रीजन भी कर्व हो रहा है, तो जो रीजन ऑब्स्ट्रक्ट कर पाएगा लाइट को वही रीजन पीछे कास्ट होगा, तो वो रेक्टेंगुलर कास्ट हो रहा है, एक शीट की तरह, एक प्लेट की तरह। आई बात समझ में? दैट इज़ द एस्पेक्ट। इसकी जगह आप फ्लैट चीज़ भी ले लेते तो उसकी भी शेडो आ जाती। हाँ, ये चीज़ ये अलग है कि ये कर्व्ड एलिमेंट है तो इसकी शेडो की ये जो विड्थ है ये कम हो सकती है, और अगर इसी मार्कर के साइज़ की प्लेट शीट लेते आप तो उसकी विड्थ इससे थोड़ी ज़्यादा हो जाती, होती वो भी रेक्टेंगुलर, होती ये भी रेक्टेंगुलर। आई बात समझ में? ये चीज़ है। क्लियर? तो पहला ही क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया कि हम एक ही ऑब्जेक्ट से दो शेडोज़ ले सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन है भाई, हेलो अगरमवीर, तो शेडो भी एक माया है क्या? माया का जाल ही है। माया, रोशनी का कोई भी खेल क्या है? माया। और दूसरी तरफ कहते हैं ज्ञान का प्रकाश भी है। माया की उत्पत्ति ही अनुभव से होती है ना, जब चीज़ों को जानते हो, समझते हो, तभी समझते हो ना माया है ना। तो उसे दूर करना है बस, वो भी प्रकाश से ही होगा, ज्ञान के प्रकाश से। ये बड़ी चीज़ है। सेम प्रकाश आपको माया के अनुभव कराता है, सेम प्रकाश उससे मुक्त भी करा देता है। ओके। परछाई हमारी सभ्यता में बड़ा रोल प्ले करती है पलक। ऐसा नहीं है कि हम केवल परछाइयों को किसी 3D प्रोग्राम में या फिर किसी किताब के सब्जेक्ट में पढ़ते रहें। पेड़ों की छाँव तले हमारे बहुत से सिद्धांत और नियम बने हैं, ये बड़ी बात है। हमारे देश में जब सही मायने में इंस्टीट्यूशनल मैनर में रूल और रेगुलेशंस बनाने का प्रबंध भी नहीं आया था, उस समय से हमारे देश के ग्रामीण स्तर पर लोग अपने नियम बना करके जी रहे हैं पेड़ों की छाँव तले। पेड़ बड़ी बात है। बड़े लंबे समय तक हमारे देश में बहुत से शासक ऐसे आए जिन्होंने वेलफेयर के विषय में नहीं सोचा, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य आज दिन तक अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य तो थे ही, लेकिन अशोक मौर्य आज दिन तक इतिहास की किताबों में इस बात पे भी पढ़े जाते हैं कि उन्होंने छाँव देने वाले पेड़ लगाए। तो छाँव का हमारी सभ्यता से बहुत संबंध रहा है। चाहे वो तपस्वियों की बात हो, उन्होंने पेड़ों की छाँव के तले ओट ली, चाहे वो दोहे या फिर लोकोक्तियाँ या फिर वो मुहावरों की बात है ना, होया पेड़ बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागत अति दूर। ना तो तू किसी पंथी को, यहाँ पे कई लोग पक्षी भी कह देते हैं पक्षी को छाया नहीं, पक्षी कहाँ छाया ढूंढ रहा है, पंथी की बात है। पंथी को छाया नहीं, ना तो तू किसी पंथी को यानी कि आने वाले बंदे जाने वाले को छाया दे सकता है, फल भी तेरा दूर लगता है, तो फिर क्या ही फ़ायदा है। हम जो लोग घमंड करते हैं ना, उनके बारे में ये इस्तेमाल करते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और किसको छाया नहीं, और फल कहाँ लगता है, अति दूर। वेरी गुड। तो छाया तो बड़ी चीज़ है, छाँव देने वाले पेड़ लगाओ तो अशोक क्या हो जाता है, ग्रेट, द ग्रेट अशोक। छाया के नीचे तपस्या, तो पेड़ मशहूर हो जाते हैं। जैसे बुद्ध का कौन सा पेड़ था, बोधि, और जैन का, महावीर जैन का, यहाँ फंसने थे मुझे पता था, साल का वृक्ष, याद रखा करो यार, भूल जाते हो हैं। तो साल का वृक्ष था वो, ये वृक्ष छाया। जैसे घर के पिता को भी या घर के माता को या किसी भी वृद्ध को, यानी कि लाणेदार को, पंजाबी में एक शब्द लिखा लेते ट्रैक्टर के आगे, लाणेदार। लाणा मने वो कुनबा, वो फैमिली। तो घर के किसी बड़े सदस्य को हम कहते हैं ना, इन्हीं की छाँव, इन्हीं की ओट तले। आजकल हम इन्हीं की छत्र छाया में पल रहे हैं, सुना है ना, इनके छत्र की छाया में। छाया का भैया हमारी कविताओं में, हमारी सभ्यता में, हमारे मुहावरों में, दोहों में, धर्म में, हर जगह पे बहुत बड़ा रोल है। छाया महत्वपूर्ण है क्योंकि रोशनी को समझने के प्रयास बहुत लंबे हैं, बहुत पुराने हैं। सूरज की एक किरण, रोशनी की एक किरण नज़र आए तो मैं बच जाऊँ, ऐसा कहते हैं ना। उम्मीद की एक किरण होती है। अच्छा, उम्मीद की एक पानी, उम्मीद की एक मिट्टी, उम्मीद का एक मुर्गा क्यों नहीं होता, उम्मीद की एक किरण ही क्यों होती है। अंधकार घनेरे में हो ना, तो फिर वहाँ पे उम्मीद की एक किरण ही चाहिए भैया, क्योंकि घने अंधकार भरे कमरे में तुम्हें सहजता कौन महसूस कराता है, जलता हुआ दिया। रोशनी में अंधकार को दूर करने का एक बहुत ही अनूठा गुण है। इसी तरह से यही रोशनी छाया को भी जन्म देती है। रोशनी नहीं तो फिर अंधकार दूर नहीं होगा, परंतु रोशनी नहीं
तो छाया भी नहीं बनेगी। ओके, तो कई बार हम किसी की छाया भी बनना चाहते हैं ना। अच्छा यार एक बात बताओ, बलवन जो था वो क्या था, मतलब किस क्या था, पृथ्वी पर वो क्या था, किसका क्या था? अच्छा, पृथ्वी पर पैगंबर था वो, हैं? शैडो ऑफ पैगंबर। अच्छा जी, चलो जो भी था वो तो बात की बातें पढ़ लेना। वो छाया थी, देख लो कितना बड़ा कंसेप्ट, छाया है कि नहीं। बलबन एक शासक होता था सल्तनत काल में, खुद को छाया बताता था किसी की। लेकिन इसके भी आगे बढ़ गए, इसके भी आगे बढ़ गए। अकबर क्या था, छाया था कि नूर था? नूर था। देखो कंसेप्ट कितना बड़ा है। पहले वाला एक सुल्तान है, छाया है। अकबर आया होगा तो मैं छाया नहीं बेटा, मैं तो नूर ही हूँ, नूरे खुदा। ओके, तो कहानी बदल गई। समझो, चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं। छाया को हल्के में मत लेना है, प्रॉब्लम हो जाएगी। डिफरेंस बिटवीन इमेज एंड शेडो, बड़ी आम सी लगने वाली बातें कई बार वास्तविकता में हमें समझ में नहीं आती। वास्तविकता पूछो, रियलिटी पूछो तो हम फंस जाते हैं। इमेज और शेडो में अंतर क्या रहता है यार, तुमको तो क्लियर ही है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लॉज, है ना, तुमको ये पता थी ना बात, पता थी। इमेज कैसे बनती भाई? इट इज़ फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। अच्छा समझाओ यार कैसे, ये कैसे हुआ? ये रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन का क्या लोचा है, क्या खेल है इसमें? कोई भी ऑब्जेक्ट से जब रेज टच होती है, हाँ, तो वहाँ से टच होकर जब वो रिफ्लेक्ट होती है एक पाथ फॉलो करके, तो जहाँ पे फॉल करती है वो वैसे ही ऑब्जेक्ट को वहाँ दिखा देती है, हाँ, इमेज दिखा देती है। इंटरसेक्शन का क्या है इसमें, इंटरसेक्शन वर्ड? सुनो, जब जैसे एक रे यहाँ से आई, एक रे, चलो जैसे लेंस वाली एग्जांपल ले लें तो पढ़ते होते हैं। हाँ, वो एग्जाम्पल तो किसी की भी ले लो, इंटरसेक्शन का गेम समझाओ बस। इंटरसेक्शन नहीं करा रहा हूँ मैं, चलो छोड़ो। ये आपकी आंखें हैं ना, ये कैमरा है ना, कैमरे में घुसना है ना कुछ, बस ये आदमी है, ये इस पर रोशनी पड़ी ये आ गई, इस पर रोशनी पड़ी ये आ गई, कोई इंटरसेक्शन नहीं है। चलो बताओ। सर इंटरसेक्शन जरूरी है ना, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट से टच होकर दो अलग एंड से रेज आ रही है, तो जब पूरे ऑब्जेक्ट की पूरी रेज इंटरसेक्ट करेगी वही तो पूरा ऑब्जेक्ट दिखाएगी सर। यही तो समझना चाह रहा हूँ तब से कि इसको समझाओ, यही तो कहानी समझना चाह रहा हूँ, समझाओ अच्छे से। आधी फोटो आ गई ना, आधा मुंडी आ गई, आधा शरीर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन नहीं हुआ इसलिए आधा आ गया। सर जितने पार्ट की टच की गई रेज इंटरसेक्ट होगी उतनी इमेज बन गई। तो सर जैसे पूरा ह्यूमन बीइंग है, उसकी हाँ। एक सर हेड से जा रहा है, एक एब्डोमेन से जा रहा है, एक लेग से जा रहा है, तो अगर सर वो एब्डोमेन और वो वाली रेज इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो उतनी इमेज। यही क्यों, ऐसा क्यों? सर क्योंकि कुछ भी देखने के लिए रिफ्लेक्ट होकर लाइट पड़नी चाहिए ना सर, तो लाइट रेज जहाँ मिलेगी वहीं से ही हमारे तक आएंगे। हाँ, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के लाइट मेरे पास आ गई, ये भी रिफ्लेक्ट होकर के मेरे पास आ गई, तो ये दोनों हिस्सों से लाइट रिफ्लेक्ट होकर मेरे पास आ तो गई। तो रिसीवर भी एक होना सर, तो लाइट कन्वर्जिंग पोजीशन में आनी चाहिए सर। अब एक वर्ड पे आ गए आप, कन्वर्ज, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का सिद्धांत समझाओ अब। हाँ, अब कहानी बन रही है ना, बताओ बताओ बताओ, कन्वर्ज होना क्यों जरूरी है भाई? सर ताकि एक पूरे ऑब्जेक्ट से जो जो रेज लगी है टच होके आ रही है, वो जब एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगी तो वो जिस जिस एरिया से टच होके आ रही है ऑब्जेक्ट पे, उस एरिया की इमेज क्रिएट कर देंगी एक पॉइंट पे, वो पॉइंट पे रिसीवर खड़ा होगा और वो उसको इमेज को देख पाएगा। अच्छा, मतलब ये बात है कि कैमरा में सब कुछ आकर के कन्वर्ज होता है या कैमरे के पहले कन्वर्ज हो जाता है और वो कन्वर्ज्ड फॉर्म में कैमरे तक आता है? सर कैमरे का लेंस होता है, तो उसके आगे एक ऑब्जेक्ट होता है सर, उसकी सर इमेज बनेगी, वो वर्चुअल भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, लेकिन सर कैमरे में रियल इमेज ही बनेगी सर, बैक साइड स्क्रीन पे, फिल्म पे सर, क्योंकि लेंस बीच में आ जाएगा सर, तो वहाँ पे कन्वर्जेंस होगी सर। कैमरे के अंदर होगी ना कन्वर्जेंस, और आपको फिर वो फ़ोटो मिलेगी। डन। तो जब तक कमरे के अंदर कन्वर्जेंस नहीं होगी तब तक इमेज नहीं बनेगी ना, मतलब जब तक उनका इंटरसेक्शन नहीं होगा तब तक इमेज नहीं बनेगी। फिर सर वो इन्फिनिटी कह देते हैं कि इन्फिनिटी में बनेगी वो। हाँ, कभी जा कर के भविष्य में इन्फिनिटी में बनेगी, ऐसा लेंस बना पाए तो फिर दिख जाएगी। इतनी बात क्लियर? तो फिर ऐसा हो जाता है कि मेरी आत्माएं क्यों नहीं दिखती यार? ऐसा एक कहानी है, मैं तो नहीं कहता कि आत्मा होती नहीं होती, मुझे नहीं पता, लेकिन एक कंसेप्ट तो है ना, आत्मा ही फ़ोटो खींच सकते हो भाई, अमृत क्यों नहीं खींच सकते? सबसे पहला तो ये सिद्धांत हो जाता होगा कि लाइट ही नहीं रिफ्लेक्ट करती, लाइट जैसे कि ट्रांसपेरेंट हो जाती है, वहाँ से लाइट गुजर जाती है, उनसे सीधी निकल जाती है। तो एक सिद्धांत तो जो करण ने अभी बताया, जो मैं कल से लेक्चर में बता रहा हूँ कि पहली प्री कंडीशन तो ये है कि उस ऑब्जेक्ट पे पड़ करके रोशनी आप तक आनी चाहिए।
अगर किसी चीज़ पर पड़ करके रोशनी सीधी निकल गई, सीधी ही चली गई, तो फिर उसकी क्या इमेज आएगी भाई? अगर शीशे पर छींटे पड़े हुए हैं, गंदगी है, उसकी फ़ोटो तो आ जाएगी। शीशा एकदम नकोर साफ़ है और कोई फ्रेम भी नहीं लगा हुआ, उसकी फ़ोटो खींच रहे हो तो आप क्या ही बताएंगे कि रास्ते में शीशा था भी कि नहीं? तो गाड़ी में बैठे हुए हम बहुत सी शीशा चढ़े हुए भी फ़ोटो में बाहर की खींच लेते हैं, बीच में शीशा है कि नहीं पता भी नहीं लगता, अगर पानी की बूंदें हों, उसकी बूंदें या गंदगी नहीं है तो, है ना? हम शीशे के अंदर से फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, वीडियो बनाने लग जाते हैं ना, वो कैसे हो जाता है? हाँ, शीशा थोड़ा थोड़ा गंदा है पता लग जाता है, फिर पता लगता है अच्छा शीशा था बीच में, लेकिन अगर वो बिल्कुल साफ़ हो तो पता ही लगेगा। इसका अर्थ क्या है कि पहले तो रिफ्लेक्शन होनी ज़रूरी है भाई। तो जिस भी चीज़ की फ़ोटो खींचना चाहते हो वो या तो वो ओपेक होनी ज़रूरी है, आई बात समझ में? और किसी स्तर पर ट्रांसलूसेंट भी हो तो चलेगा, लेकिन ओपेक होनी ज़रूरी है, पहली कंडीशन। तो रिफ्लेक्शन ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी चीज़, शैडो बनने के लिए तो इंटरसेक्शन ज़रूरी नहीं था। जब शैडो बनी थी तब तो इंटरसेक्शन ज़रूरी नहीं था भाई, यानी कि जो रेज़ हैं ये इंटरसेक्शन होनी ज़रूरी नहीं थी, क्योंकि मुद्दा यहाँ पर ये था कि वो रिफ्लेक्टेड रेस का तो खेला ही नहीं था, रिफ्लेक्टेड रेस का तो खेला ही नहीं था। शैडो कैसे बन रही थी? रिफ्लेक्टेड रेस की वजह से शैडो बन रही थी? नॉट एट ऑल पॉसिबल। शैडो तो ऑब्स्ट्रक्टेड रेज की वजह से बन रही थी। जो रेज उस ऑब्जेक्ट ने ऑब्स्ट्रक्ट कर दी तो उसके पीछे, फिर ऑब्जेक्ट के पीछे शैडो कास्ट हो गई ना, डार्कनेस आ गई, उसके पीछे लाइट की रेज जा ही नहीं पाई। तो लाइट जब रीच ही नहीं हुई पीछे तो फिर अल्टीमेटली आपको अंधकार ही नज़र आएगा। लेकिन वो अंधकार का क्या साइज़ है, क्या डायमेंशन है, वो कितने प्रोपोर्शन में है, वो इस पर निर्भर करेगा कि लाइट की रेज को आने से किस चीज़ ने रोका। तो वो जो ऑब्जेक्ट था उसके आकार का, उस डायमेंशन का, उस साइज़ का पीछे जो है लगभग एक शेडो बनेगी। और वो डायमेंशन साइज़ इस बात पे डिपेंड करेगा कि ऑब्स्ट्रक्शन करने वाला आर्टिकल और लाइट के सोर्स में डिस्टेंस का लेवल क्या था। आई बात समझ में? तो वहाँ पर इमेज कैसे बन सकती है? वो तो शेडो है, क्योंकि रिफ्लेक्शन का सिद्धांत तो वहाँ पे काम ही नहीं कर रहा, वहाँ पर तो ऑब्स्ट्रक्शन का सिद्धांत काम कर रहा है। समझ आई? अब आती है कहानी रिफ्लेक्शन की, कि आपकी आँखों में, मान लीजिए आपकी आँखों में छवि स्थापित होनी है, कोई इमेज बननी है, क्लियर? तो आपकी आँखों में भी लेंस लगे हुए हैं, आपकी पता है, आपकी आँखों में भी लेंस लगे हुए हैं। और वहाँ पर आकर के वो जो रेज़ उस पर्सन पे पड़ी हैं, वो जब रिफ्लेक्ट बैक होकर के आपकी आंखों में आ रही हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ फोकस है जहाँ पर आकर के उनको कन्वर्ज होना है। अब वो लेंस के आगे कई बारी कन्वर्ज हो जाती है, पीछे कन्वर्ज हो जाती है, तो आंखें ख़राब हैं, पास की नज़र दूर की नज़र, ऐसा करके वो सही ठिकाने पे ही कन्वर्ज हों तो आपको सब दिख जाता है। आई बात समझ में? क्योंकि जब रेज़ ऑफ लाइट उस पर पड़ रही हैं, तो मैं यहाँ पर इसे ऐसे इस तरह से दिखाता हूँ, 1 2 3 4, पर ऐसे थोड़ी ना होती होगी। बिलियंस ऑफ रेज उस पर फॉल कर रही हैं, वो बिलियंस ऑफ रेज उसकी बॉडी की ट्रिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशंस को कैरी कर रही हैं ना। पलक, एक एक पलक के अंदर एक एक एलिमेंट है मेरा, इनको भी कैप्चर कर, अच्छे कैमरे SLR पलके भी कैप्चर कर लेते हैं, आईब्रोज भी, लेकिन जो अच्छे नहीं हैं वो उतना नहीं कर पाते। तो क्वालिटी इसी से बनती है ना। तो ट्रिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन है मेरी बॉडी की, शेप, साइज, डायमेंशन, कलर, कम्प्लेक्शन, एक एक एलिमेंट, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किसी पॉइंट पर एक सिंगल बॉडी की फॉर्म में रिकलेक्ट होगी, तभी तो एक फाइनल रेप्लिका क्रिएट होगा ना। फाइनल रेप्लिका क्रिएट कराना है ना हमें। इमेज क्या है? वाई इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द शेडो? शेडो में कलर नहीं है, शेडो में ज़रूरी भी नहीं है एक पर्टिकुलर पोजीशन ना हो कि एग्जैक्ट वही साइज़ भी आएगा जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट है। शेडो में और कोई नैन नक्श और कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। आई बात समझ में? लेकिन इमेज तो एग्जैक्ट वैसी है जैसे आप हैं। तो इसका मतलब आपसे रिलेटेड उन रेज ने बिलियंस और ट्रिलियंस इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट की हैं, और क्रिएट एग्जैक्ट आप ही होने चाहिए पूरी तरह से। तो फिर हमने उस मैनर में लेंस सिस्टम बना रखा है ना, ताकि प्रॉपर वो सारी इन्फॉर्मेशन एक पॉइंट पर हमें कलेक्ट करनी है। तो जब आप अपनी आंखों का लेज़र से इलाज करते हो तो आपके लेंसेज में लेज़र से अल्टरेशन भी इसी तरह से करते हैं ना, कि सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पर प्रॉपरली कलेक्ट हो जाए। कई बार किसी बच्चे को कलर ब्लाइंडनेस होती है, मतलब अभी उसकी आंखों में अक्षमता आ चुकी है कि वो जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर के सामने वाली बॉडी से आ रही हैं उस तक, वो जो कलर इन्फॉर्मेशन